गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात सभी को। आज फिर महाराजा अग्रसेन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुशील स्वामी, ज्योग्राफी लेक्चरर, आपके लिए बीए बीएड फर्स्ट ईयर के लिए जो हम भौतिक भूगोल या फिजिकल ज्योग्राफी में हम पढ़ रहे थे, तो उसके बारे में हम टॉपिक लेके आए। तो जिस प्रकार से हम ये मानते हैं कि बीए बीएड फर्स्ट ईयर की जो फिजिकल ज्योग्राफी है, उस फिजिकल ज्योग्राफी में हमने अनेक से टॉपिक कर लिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो उसकी दूसरी बुक है अपने बीए बीएड फर्स्ट ईयर की सेकंड बुक, जिसे अपने बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी ह्यूमन ज्योग्राफी ह्यूमन ज्योग्राफी या जिसे मानव भूगोल अपने कहते हैं। मानव भूगोल। मानव भूगोल। अब मानव भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं? मनुष्य की जो भी क्रियाएं हैं या मनुष्य की किस प्रकार से उत्पत्ति हुई मनुष्य की, या अपने ये कह सकते हैं कि कौन से क्षेत्र में उसकी उत्पत्ति हुई या किस प्रकार से उसका विकास हुआ, वो सारी चीजें अपने मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब मानव भूगोल में मनुष्य को महत्वपूर्ण, यानी कि मनुष्य को महत्वपूर्ण रखा गया है, या इसमें ये मान सकते हैं कि अगर इसकी प्रकृति अपने देखें, मानव भूगोल की जो प्रकृति देखें, तो इस प्रकृति में इनके अपने कह सकते हैं कि वह भूगोल रखी गई है जो मनुष्य के चारों ओर या मनुष्य के इर्द गिर्द घूमती है। मनुष्य के इर्द गिर्द से मतलब कि मनुष्य की जातियां या मनुष्य का अपने ये कह सकते हैं, मनुष्य या मानव का, मनुष्य का अपने कह सकते हैं वर्गीकरण कह सकते हैं अपने, कौन कौन सी प्रजातियां होती हैं, प्रजातियां, जातियां, मनुष्य की क्रियाशीलता, मनुष्य की क्रियाशीलता, मनुष्य की क्रियाशीलता, या अपने कह सकते हैं मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं, मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं, मनुष्य की आर्थिक क्रियाएं होगी, या अपने ये कह सकते हैं कि मानव भूगोल का संबंध, मानव भूगोल का संबंध किसके साथ? प्रकृति की अन्य विज्ञानों के साथ, प्रकृति के अन्य विज्ञानों के साथ, प्रकृति की अन्य विज्ञानों के साथ। प्रकृति के अन्य विज्ञान जिस प्रकार से अपने ये कह सकते हैं सोशियोलॉजी है, या राजनीति विज्ञान है, या अपने ये कह सकते हैं कि भी आर्थिक भूगोल है, ये सारी जो है इनके साथ जो संबंध इसका पाया जाता है, उसे अपने जो है इसे सह संबंध के रूप में अपने जानते हैं। सह संबंध के रूप में इसको अपने जाना जाता है। इस प्रकार से मानव भूगोल की जो प्रकृति है, वो मानव भूगोल की प्रकृति को इन सभी में अपने समाहित करते हैं कि भी मनुष्य की आर्थिक प्रक्रियाएं किस प्रकार की है, मनुष्य में प्रजातियां कौन सी पाई जाती है, मनुष्य में जातियां कौन सी पाई जाती है, मनुष्य की आर्थिक प्रक्रिया किस प्रकार की है, किस प्रकार की जातियां हैं, कौन सी प्रजाति पाई जाती है, ये सारी चीजें अपने यानी कि मानव भूगोल की प्रकृति में हम अध्ययन करते हैं। मानव भूगोल की जो प्रकृति है उसमें अपने अध्ययन करते हैं, मानव भूगोल की प्रकृति। अब अपने ये कह सकते हैं कि भी मानव भूगोल में ये सारी चीजें, क्योंकि मानव भूगोल में ये सारी चीजें आ जाती है, जिस प्रकार से अपने कह सकते हैं समाज है, समाज किस प्रकार का समाज है, कौन सी जाति का समाज है, कौन सी जाति का समाज है, कौन सी प्रजातियां वहां पाई जाती हैं, कौन सी प्रजातियां वहां पाई जाती हैं, ये सारी चीजें अपने जो है उसको अपने अध्ययन करते हैं। इसी के साथ साथ अपने स्थान विशेष से क्षेत्र विशेष का भी, क्षेत्र विशेष का भी इसमें वर्णन किया जाता है। क्षेत्र विशेष को भी इसमें अपने देखते हैं, जिस प्रकार से यदि कैसा क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र में निवास करते हैं, मैदानी क्षेत्र, या अपने कह सकते हैं पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, या अपने कह सकते हैं तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र है, या अपने कह सकते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, या अपने कह सकते हैं उच्च अक्षांशीय क्षेत्र है, उच्च अक्षांशीय क्षेत्र है, उच्च अक्षांशीय क्षेत्र है, या अपने कह सकते हैं विषुवत रेखीय क्षेत्र है,
विषुवत रेखीय क्षेत्र है, विषुवत रेखीय क्षेत्र, या अपने कह सकते हैं ध्रुवीय क्षेत्र है, ध्रुवीय क्षेत्र है। तो अपने ये कह सकते हैं कि क्षेत्र विशेष के अनुसार भी जो है मनुष्य की जातियां प्रजातियां अलग अलग पाई जाती हैं, और अलग अलग ही उनके अन्य क्षेत्रों से संबंध पाए जाते हैं, अलग अलग ही उनकी आर्थिक प्रक्रियाएं पाई जाती है। अब अपने ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से मैदानी क्षेत्रों में जो आर्थिक प्रक्रियाएं पाई जाती हैं, वो आर्थिक प्रक्रियाएं जो है अपने ये कह सकते हैं कि वो आर्थिक प्रक्रियाएं जो है पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं मिलती हैं। इसी प्रकार से जो आर्थिक प्रक्रियाएं तटीय क्षेत्रों में मिलती हैं, वो मैदानी क्षेत्रों में नहीं पाई जाती हैं, और जो आर्थिक प्रक्रियाएं मरुस्थलीय क्षेत्र में मिलती हैं, वो जो है अपने ये कह सकते हैं मैदानी क्षेत्रों में या पर्वतीय क्षेत्रों में या तटीय क्षेत्रों में वो नहीं पाई जाती है। इसी प्रकार से उच्च अक्षांशीय क्षेत्र की जो प्रजातियां हैं या जो आर्थिक क्रियाएं हैं, वो प्रजातियां या आर्थिक क्रियाएं जो है इसमें यानी कि अन्य जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में नहीं पाई जाती है। इसी प्रकार से ध्रुवीय क्षेत्रों में जो प्रजाति या जाति पाई जाती है, जो निवास करती हैं, जिनका जो निवास क्षेत्र होता है, निवास क्षेत्र अपने मान सकते हैं, या इनकी सामाजिक प्रक्रियाएं अपने मान सकते हैं, सामाजिक परंपराएं अपने मान सकते हैं, या अपने कह सकते हैं इनकी आर्थिक प्रक्रिया जो अपने कह सकते हैं, आर्थिक प्रक्रिया इनकी अपने कह सकते हैं, या अपने कह सकते हैं इनके रीति रिवाज अपने कह सकते हैं, रीति रिवाज इनके अपने कह सकते हैं। ये सारी चीजें जो है इनके वो अलग अलग पाई जाती हैं। ये क्षेत्र विशेष के अनुसार जो अपने ये कह सकते हैं क्षेत्र विशेष के अनुसार इनमें परिवर्तन पाया जाता है, और ये परिवर्तन जो होता है, ये परिवर्तन महत्वपूर्ण रूप से जो है विभिन्न जातियों में या प्रजातियों में जो है अलग अलग पाया जाता है। तो मानव भूगोल की प्रकृति जो होती है वो मनुष्य से अपने ये कह सकते हैं रिलेटेड या संबंधित होती है, और मनुष्य से रिलेटेड रहकर अपने जो है इसका अध्ययन करते हैं कि भी मनुष्य की सभी कार्य प्रणालियों का, मनुष्य का उद्भव अपने देख सकते हैं किस प्रकार से हुआ, या मनुष्य की विकास की अवस्थाएं किस प्रकार की हैं, किस प्रकार से उसका विकास हुआ है, जिस प्रकार से वो जिस प्रकार से यानी कि प्राचीन आदिकाल जो समय था, आदिकाल में मनुष्य की स्थिति किस प्रकार की थी और वर्तमान समय में मनुष्य की स्थिति किस प्रकार की है, वो सारी चीजें अपने इसका जो विकास क्रम है, इसका जो विकास का मार्ग है, इस मार्ग को अपने दर्शा सकते हैं कि भी इस प्रकार से इसमें जो है विकास हुआ है, और उसका विकास धीरे धीरे उस क्षेत्र के हिसाब से भी होता है जिस क्षेत्र में वो निवास करता है। क्षेत्र का मतलब उस वातावरण के हिसाब से भी वो जो है अपने जो है कह सकते हैं कि उसकी उत्पत्ति उसी प्रकार से, उसका विकास उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार के वो वातावरण में रहता है। तो अपने ये कह सकते हैं कि मानव भूगोल का जो प्रकृति है वो प्रकृति सभी तत्वों से रिलेटेड होती है। अब अपने ये भी देखते हैं कि मानव भूगोल का जो उद्देश्य है, मानव भूगोल का जो उद्देश्य है, मानव भूगोल का उद्देश्य, मानव भूगोल का उद्देश्य, मानव भूगोल का उद्देश्य, मानव भूगोल का अगर उद्देश्य देखा जाए तो अपने ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो होता है इसका कि भी इसमें अपने ये कह सकते हैं कि मनुष्य की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, या किस प्रकार से मनुष्य निवास कर रहा है, कौन से वातावरण में वो निवास कर रहा है, उन सभी का जो है वर्गीकरण प्रस्तुत करके और उन सभी का अध्ययन अपने जो है क्रमवार उनका अध्ययन अपने करते हैं। तो मानव भूगोल जो है वो एक अपना उद्देश्य लेकर चलती है कि भी आने वाले समय में किस प्रकार से जो है यानी कि जिस जो विद्यार्थी है वो अध्ययन कर रहे हैं उनका जो यानी कि किस प्रकार से उनको वो लाभदायक होगी, या किस प्रकार से वो उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, ये उसका उद्देश्य होता है। तो इस प्रकार से अपने ये कह सकते हैं कि मानव भूगोल का उद्देश्य, मोटा मोटा उद्देश्य अपने ये मान सकते हैं कि मनुष्य को भौगोलिक परंपराओं से या भौगोलिक प्रक्रियाओं से परिचित कराना जो है मानव भूगोल का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। तो अपने ये कह सकते हैं कि मानव भूगोल में जो है अपने मान सकते हैं कि मनुष्य की जो उत्पत्ति है या मनुष्य का जो उत्पत्ति है उससे लेकर मनुष्य का विकास या मनुष्य की कार्य प्रणाली या मनुष्य के जो अपने ये कह सकते हैं कि आर्थिक प्रक्रियाएं या मनुष्य के सामाजिक रीति रिवाज, इन सभी का अपने जो है इसमें मानव भूगोल में अध्ययन करते हैं। अब मानव भूगोल जो है एक अपने ये कह सकते हैं प्राचीन समय में जब यानी कि दो ही शाखाएं थी भूगोल की, कौन कौन सी थी, एक तो भौतिक भूगोल, एक तो भौतिक भूगोल थी और एक मानव भूगोल थी, एक मानव भूगोल थी, मानव भूगोल थी।
तो मानव भूगोल, भौतिक भूगोल, अपने भौतिक भूगोल में हम ये पढ़ते थे फिजिकल से संबंधित सारा, यानी कि स्थलाकृतियों से संबंधित सारा अध्ययन करते थे हम, कि भी पर्वत कैसे हैं, पठार कैसे हैं, मैदानी संरचना है, महासागरीय है या ज्वालामुखी प्रक्रिया है, भूकंप है, वलन है, इन चीजों का अध्ययन अपने जो भौतिक भूगोल में करते थे। उसके बाद में दूसरी शाखा इसकी मानव भूगोल, जिसमें मानव से संबंधित जो है प्रक्रियाएं अपने अध्ययन करते हैं। तो इनमें मनुष्य की, यानी कि मानव भूगोल से प्रकृति किस प्रकार की है या मनुष्य उसकी उसके साथ किस प्रकार की प्रक्रियाएं कर रहा है, उन सभी का अध्ययन इसमें करते हैं। इसी के साथ साथ अपने ये कह सकते हैं कि मानव भूगोल जो है अपना एक विशेष उद्देश्य लेकर चलता है, विद्यार्थियों के कल्याण के लिए या विद्यार्थियों की ज्ञान प्राप्ति के लिए जो है मानव भूगोल महत्वपूर्ण जो है अपना स्थान रखता है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं मानव भूगोल के जो उपागम है, मानव भूगोल के उपागम, अप्रोचेज अपने कह सकते हैं मानव भूगोल के उपागम, उपागम या अपने कह सकते हैं कि अप्रोचेज, अप्रोचेज या मनुष्य किस प्रकार से जो है उससे संबंधित रहता है, ये सारी प्रक्रियाएं अपने जो है इसमें अप्रोचेज में करते हैं। जिस प्रकार सबसे पहले अपने देख सकते हैं कि भी ऐतिहासिक उपागम, मानव भूगोल का ऐतिहासिक उपागम, ऐतिहासिक उपागम, या अपने ये कह सकते हैं हिस्टोरिकल अप्रोचेज, हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल अप्रोचेज, अप्रोचेज, ऐतिहासिक उपागम, ऐतिहासिक उपागम में अपने ये कह सकते हैं मनुष्य का इतिहास कैसा रहा है, मनुष्य का इतिहास किस प्रकार का रहा है, ये अपने इसमें अध्ययन करते हैं। मनुष्य का इतिहास कि मनुष्य प्राचीन समय में अपने ये कह सकते हैं कि जब उसको उसकी उत्पत्ति हुई, उसके बाद में जब वो धीरे धीरे उसमें विकास हुआ, जब उसका आदि मानव का समय था, आदि मानव का जो समय था, आदि मानव की जो स्थिति थी, अपने ये कह सकते हैं आदि मानव सिर्फ उसको क्या, दो ही चीजें उसको जरूरत थी, कौन कौन सी, भोजन और आवास, भोजन और आवास, ये चीजें वो, इनकी सिर्फ यही चीजें वो करता था, भोजन और आवास। न उसको कपड़े की जरूरत थी, न और उसको किसी चीज की जरूरत थी, न उसको सुरक्षा की जरूरत थी, किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी। और वो जो है इनके वनों में रहता था या जंगलों में वो निवास करता था, और जंगलों से जो प्राप्त सामग्री होती थी, जिस प्रकार से चाहे वो किसी जानवर का मांस हो, चाहे वो किसी जो है कंदमूल फल हो, या किसी भी प्रकार की जड़ी बूटी हो, वो सारी चीजें उसके भोजन के लिए काम में आती थी। और ये जो यानी कि मनुष्य का जो इतिहास है, जैसे जैसे आदि मानव से वर्तमान समय तक आया है मनुष्य, वर्तमान मनुष्य, ये इसके इतिहास को बयान करता है कि भी मनुष्य का ऐतिहासिक, ऐतिहासिक क्षेत्र किस प्रकार का रहा है, या आपने ये कह सकते हैं उसके अप्रोचेज क्या क्या रहे हैं, उसके उपागम किस प्रकार से रहे हैं। अपने ये कह सकते हैं कि ऐतिहासिक उपागम में उस इतिहास का अपने अध्ययन कर सकते हैं जिसमें, जिससे होकर मनुष्य आया है, जिससे होकर मनुष्य वर्तमान समय तक आया है। तो ऐतिहासिक उपागम महत्वपूर्ण रूप से मनुष्य के इतिहास के बारे में अब विद्यार्थी को अवगत कराता है, विद्यार्थी को अवगत कराता है। इसके बाद अपन देखते हैं स्थानिक विश्लेषण उपागम, स्थानिक विश्लेषण उपागम, स्थानिक विश्लेषण, विश्लेषण उपागम, स्थानिक विश्लेषण उपागम में अपने ये कह सकते हैं कि स्थान विशेष के अनुसार, या अपने कह सकते हैं भी विभिन्न प्रकार के स्थान हैं, मनुष्य के निवास के स्थान जिसे अपने बोल सकते हैं। स्थानिक विश्लेषण कौन से स्थान या कौन से क्षेत्र में, या क्षेत्र परक विश्लेषण अपने कह सकते हैं, क्षेत्र परक, यानी कि कौन से क्षेत्र में वो निवास कर रहा है, कौन सा उसका क्षेत्र है, किस प्रकार के क्षेत्र से वो रहकर आया। जिस प्रकार से अगर आदिमानव की स्थिति के बारे में अपने अध्ययन करें तो आदिमानव प्राचीन समय में जो है गुफाओं के अंदर निवास करता था, या जंगलों में जो है वो अपने कह सकते हैं आवागमन करता था, या वहां पर जो है घूमता फिरता था। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि उसका जो इनके स्थान है, उसका उस स्थान के बारे में अध्ययन किया जाता है कि भी उसका स्थान किस प्रकार का रहा है, जिसे अपने स्थानिक अध्ययन कहते हैं, जिसे अपने स्थानिक अध्ययन कहा जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्थानिक विश्लेषण उपागम में
अपने उस क्षेत्र का स्थान विश्लेषण करते हैं कि भी किस प्रकार के वातावरण में वो रह रहा है। इसका विश्लेषण अपने इस प्रकार से कर सकते हैं कि भी उस समय आदि मानव यानी कि उस समय का आदि मानव और वर्तमान समय का जो मनुष्य है, वर्तमान समय का जो मनुष्य है, वर्तमान समय का मनुष्य जो है वो किस प्रकार से यानी कि उसका अपने ये कह सकते हैं किस प्रकार से उसका आवास परिवर्तित हुआ है। अपने कह सकते हैं कि प्रारंभ में वो गुफाओं में रहता था, प्रारंभ में जो है वो जंगलों में रहता था, फिर धीरे धीरे उसने झोपड़ी बनाना प्रारंभ किया, फिर उसके बाद में उसने जो है कंकड़ पत्थरों से मकान बनाने प्रारंभ किए, फिर उसके बाद में जो है उसने अनेक यानी कि आवास या अपनी सुरक्षा के लिए अनेक आवास स्थापित कर लिए। तो फिर उसके बाद में वो एक कॉलोनी या समूह में या समाज के अंदर रहने लगा, उसे समाज के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से मनुष्य जो है यानी उसके स्थानिक विश्लेषण का अपने अध्ययन करते हैं कि उसको स्थान विशेष के अनुसार उसने क्या क्या परिवर्तन उसमें हुए हैं, तो इसे अपने स्थानिक विश्लेषण कहेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि भी जिस प्रकार से मनुष्य, अगला है पारिस्थितिक उपागम। पारिस्थितिक उपागम, पारिस्थितिक उपागम के अंदर अपने चल रहे हैं। तो पारिस्थितिक उपागम, पारिस्थितिक उपागम। अब पारिस्थितिक या अपने कह सकते हैं इकोलॉजिकल अप्रोचेज, इकोलॉजी अप्रोचेज कहने का मतलब कि हमें जिस प्रकार से मनुष्य है, जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, ये सारे मिलकर जो है एक पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं, एक पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं, या अपने कह सकते हैं ये एक पारिस्थितिकी में, इकोलॉजी में निवास करते हैं, पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं और इकोलॉजी में निवास करते हैं। कहने का मतलब कि मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे ये एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं और एक पारिस्थितिक उपागम का भी निर्माण करते हैं। कहने का मतलब कि उस पारिस्थितिकी में एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ सामंजस्य रखते हैं, एक दूसरे के साथ सामंजस्य रखते हैं और सामंजस्य रखते हुए जो है उनका जीवन यापन होता है, उनका जीवन यापन होता है, एक दूसरे पर आधारित होते हैं, एक दूसरे पर जो है अपने ये कह सकते हैं कि उनका जो है जीवन एक दूसरे पर आधारित रहता है। ये कह सकते हैं जिस प्रकार से अपने कह सकते हैं पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों पर जो है शाकाहारी जीव जो है आश्रित रहते हैं और शाकाहारी जीवों पर जो है मांसाहारी जीव आश्रित रहते हैं। तो ये सारी चीजें जो है पारिस्थितिक अपने उपागम में देखते हैं कि भी किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है, जिस प्रकार से जलीय पारिस्थितिक तंत्र है, या अपने कह सकते हैं कि भी झील क्षेत्र पारिस्थितिक तंत्र है, या समुद्र तटीय पारिस्थितिक तंत्र है, या अपने कह सकते हैं मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है, या अपने कह सकते हैं वन पारिस्थितिक तंत्र है। तो इस प्रकार से अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं और उन पारिस्थितिक तंत्रों में जो है अनेक प्रकार के जीव, वनस्पति या जो है यानी कि मनुष्य जो है वो निवास करता है। और ये सारी जो चीजें होती है पारिस्थितिक तंत्र की, ये एक जैव मंडल के अंदर होती है। ये किसमें होती है? जैव मंडल के अंदर। और उस जैव मंडल जिसे अपने बायोस्फीयर कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं, उस बायोस्फीयर में सभी प्रकार की पारिस्थितिक घटनाएं पाई जाती है, जिसे अपने जो है पारिस्थितिक तंत्र का निरूपण किया जाता है, कह सकते हैं पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण किया जाता है। और ये पारिस्थितिक तंत्र जो है इसमें हम विभिन्न प्रकार के जो है भोजन श्रृंखलाओं का भी अध्ययन करते हैं, फूड साइंस का अपने जो है इसमें अध्ययन किया जाता है। विभिन्न प्रकार के ऊर्जा प्रवाह का अपने जो है इसमें अध्ययन करते हैं, विभिन्न प्रकार के ऊर्जा प्रवाह का या विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड का अपने जो है इसमें अध्ययन करते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड, पारिस्थितिक पिरामिड का अपने जो है इसमें अध्ययन करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है पारिस्थितिक उपागम के अंदर अध्ययन की जाती हैं। तो अपने ये कह सकते हैं कि भी पारिस्थितिकी जो है, इस पारिस्थितिकी तंत्र में जो है विभिन्न जातियां या प्रजातियां मनुष्य की, या विभिन्न जीवों की प्रजातियां या विभिन्न जंतुओं की प्रजातियां
या विभिन्न प्रकार की वनस्पति या पेड़ पौधों की जो प्रजातियां इसमें पाई जाती हैं, और ये प्रजातियां उसमें जो है विकसित रहकर अपना जो है अपने ये कह सकते हैं कि उसमें जो वो अपना विकास करती है और अपने जो जीवन यापन वहां पर किया जाता है। तो इस प्रकार से अपने कह सकते हैं कि भी पारिस्थितिक उपागम में पारिस्थितिकी के बारे में अध्ययन अपने किया जाता है। इसके बाद अपने देखते हैं आचार परक उपागम। आचार परक उपागम, आचार परक उपागम। आचार परक उपागम से मतलब बिहेवियर उपागम, बिहेवियरल अप्रोचेज, या अपने कह सकते हैं कि मनुष्य का व्यवहार किस प्रकार का व्यवहार है उसका, कौन से व्यवहार वो करता है, किसके साथ, विभिन्न प्राणी जात के साथ, विभिन्न प्राणी जात, वनस्पति जात, वनस्पति जात, या विभिन्न अपने कह सकते हैं विभिन्न प्राणियों या जीव जंतुओं के साथ या वनस्पतियों के साथ उस मनुष्य का व्यवहार किस प्रकार का है, वो सारी चीजें जो है अपने आचार परक उपागम में अध्ययन करते हैं। कहने का मतलब मनुष्य का व्यवहार जो है किस प्रकार से समाहित किया जाता है विभिन्न जीव जंतुओं के प्रति, या अपने कह सकते हैं विभिन्न वनस्पतियों के प्रति। विभिन्न वनस्पतियों का जिस प्रकार से अपने प्राचीन समय में अपने जो वनस्पतियों को जीवित रखने के लिए जो है वनस्पति को विभिन्न देवी देवताओं के रूप में उनको स्थापित किया जाता था। जिस प्रकार से पीपल है, तो पीपल को अगर अपने नहीं काटने का कारण यह था कि क्योंकि ये ऑक्सीजन देता है हमें, इसलिए इसको जो है पीपल देवता के रूप में इसको स्थापित कर दिया गया। इसी प्रकार से अन्य जो वनस्पति थी उन वनस्पतियों को उसके आधार पर जो है उनको एक वर्गीकरण प्रस्तुत कर दिया गया मनुष्य के द्वारा कि भी उसके साथ व्यवहार किस प्रकार का रहा, कि भी उसके साथ उसने जो है अनेक व्यवहारिक कार्य जो है स्थापित करते हैं, अनेक व्यवहारिक कारण जो है उसके साथ स्थापित कर दिए, जिससे जो है मनुष्य का व्यवहार स्थापित किया जाता है, या मनुष्य का विभिन्न प्राणी जात के साथ या वनस्पति जात के साथ जो है व्यवहार स्थापित कर दिया जाता है कि उसका व्यवहार किस प्रकार का रहा है, या मानव भूगोल में अपने जो है उसके व्यवहार के बारे में अध्ययन कौन से उपागम में करते हैं, आचार परक उपागम में करते हैं। व्यवहार किस प्रकार का रहा है, मनुष्य के साथ किस प्रकार का व्यवहार है, प्राणी जात के साथ किस प्रकार का व्यवहार है, या वनस्पति जात के साथ किस प्रकार का व्यवहार है, ये सारी चीजें जो है अपने यानी कि आचार परक उपागम में इसको अपने अध्ययन करते हैं। इसके बाद में अपने देखते हैं कल्याणकारी उपागम। कल्याणकारी उपागम, कल्याणकारी उपागम अपने ये कह सकते हैं कि मनुष्य मानव भूगोल क्या करता है, मानव भूगोल मनुष्य के कल्याण की कामना करता है, मनुष्य के कल्याण, या अपने कह सकते हैं मनुष्य के वेलफेयर के लिए, या मनुष्य के जो अपने ये कह सकते हैं मनुष्य उस क्षेत्र में रहकर अपना अच्छी तरह से जीवन यापन कर सके, इसका अध्ययन अपने मानव भूगोल की कल्याणकारी उपागम में करते हैं। कहने का मतलब मनुष्य की प्रकृति जो है, या मनुष्य किस प्रकार की प्रकृति में, मनुष्य की प्रकृति कैसी है, और उस प्रकृति के साथ जो है उस वातावरण का किस प्रकार का प्रभाव है, उस सारी चीजें जो होती है उन सारी चीजों को अपने जो है कल्याण परक उपागम में अध्ययन करते हैं कि भी मनुष्य के कल्याण के लिए अनेक यानी कि सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। मानव भूगोल अनेक सुख सुविधाएं उपलब्ध करवाती हैं, जिस प्रकार से अपने कह सकते हैं कि मनुष्य के भोजन के लिए, या मनुष्य के जो रहने के लिए निवास स्थान, मनुष्य भोजन के लिए खाद्यान्न, या मनुष्य के रहने के लिए आवास स्थान, या समाज का निर्माण, या अपने कह सकते हैं समाज में उसको शिक्षा है, या उसके लिए चिकित्सा की व्यवस्था है, या उसके लिए चिकित्सा की व्यवस्था है, या उसके लिए जो है अपने कह सकते हैं कि रहन सहन के तरीके हैं, रहन सहन के तरीके, इन सभी का जो अपने अध्ययन करते हैं उनको अपने जो है कल्याणकारी उपागम में अध्ययन किया जाता है। तो ये उपागम विशेष रूप से मानव भूगोल के उपागम कहलाते हैं, जिसमें हम जिस प्रकार से हमने पढ़ा कि भी ऐतिहासिक उपागम मनुष्य के इतिहास से संबंधित वो ऐतिहासिक उपागम बताता है, या किस प्रकार का उसका इतिहास रहा है, वो सारी चीजें जो है मनुष्य के बारे में बताई जाती है। इसके बाद हमने देखा स्थानिक विश्लेषण।
स्थानीय यानी कि स्थान विशेष का जो अपने ये कह सकते हैं विश्लेषण किस प्रकार से किया जाता है, कौन से स्थान में या कौन से वातावरण में वो निवास कर रहा है, वो उसका स्थानिक विश्लेषण होता है। इसी प्रकार से हमने जिस प्रकार से हमने पढ़ा कि स्थानिक विश्लेषण के बाद में पारिस्थितिक उपागम, विभिन्न प्रकार की जो पारिस्थितिकी प्रक्रियाएं हैं, उन पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं का अध्ययन जो है अपने इसमें अध्ययन भी इसका अध्ययन अपने करते हैं कि भी पारिस्थितिकी किस प्रकार की है, कौन कौन से जीव जंतु उस क्षेत्र में पाए जाते हैं, किस प्रकार से एक दूसरे पर वो आश्रित रहते हैं, ये सारी चीजें अपने पारिस्थितिकी में अध्ययन करते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि आचार परक उपागम की मनुष्य का व्यवहार किस प्राणी जात के साथ, वनस्पति जात के साथ या विभिन्न जातियों के साथ किस प्रकार का है, ये सारी चीजें जो है अपने इसमें आचार परक उपागम में हम देखते हैं। इसी प्रकार से व्यवहार परक उपागम होता है। व्यवहार परक उपागम में हम देखते हैं कि मनुष्य का व्यवहार किस प्रकार का है, या अपने ये कह सकते हैं कि मनुष्य किस प्रकार से उसका आचार या उसका किस प्रकार से व्यवहार किया जाता है, कौन सी जाति के साथ किस प्रकार का व्यवहार है, वो अपने व्यवहार परक उपागम में आचार परक उपागम में उसको देखते हैं। या अगला अपने देखा कल्याणकारी उपागम, या मनुष्य के कल्याण से संबंधित या विभिन्न जीव जंतुओं के कल्याण से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है, ये अपने जो है कल्याणकारी उपागम भी करते हैं कि भी उसका जो कौन से यानी कि उसको सुख सुविधाएं चाहिए, कौन सी उसको चीजें आवश्यक होती हैं, वो सारी चीजें जो है इसमें इसका अध्ययन अपने करते हैं। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद।